हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक विधि। आज से हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, सो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या दूसरे जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमें चाहो तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर पहला वीडियो है जिसमें हम समझने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन और काफ़ी सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, सबसे पहले इसको सिंपली तरीके से हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो वो लॉ जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करता है, जो प्रशासन के साथ डील करता है, उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। तो देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टेट के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो पिलर्स? सबसे पहले आती है विधायिका यानी लेजिस्लेचर, सेकंड है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और थर्ड है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। अब इन तीनों के काम भी अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले विधायिका या लेजिस्लेचर की, जिसमें हमारा पार्लियामेंट आ जाता है और इसका काम है कि ये पूरे देश के लिए यहाँ पे लॉ बनाता है। इसके अंदर आपकी लोकसभा और राज्यसभा आ जाती है। सेकंड है हमारा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। तो ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, इसमें कौन कौन आता है ये हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। इसके साथ ही थर्ड आता है हमारा न्यायपालिका और इसमें हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स आते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, तीनों जो है उनका काम अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर का काम क्या पढ़ा हमने कि लॉ बनाना। उस लॉ में फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है तो इस चीज़ को कौन देखेगा? इस चीज़ को देखेगा जुडिशरी। और जितने भी लॉ बनाए गए हैं उनका इंटरप्रिटेशन कौन करता है? वो भी जुडिशरी करता है। तो कानून बनाने का काम हो गया विधायिका का, और उस कानून का पालन हो रहा है या नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, कोई जजमेंट वगैरह देना होगा, तो वो सारा काम करती है हमारी जुडिशरी। ठीक, तो दोनों का काम एकदम सिंप्लीफाई है, समझ आ गया। अब यहाँ पे जैसे लेजिस्लेचर का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है, उसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, उन कानूनों को लागू करता है जो विधायिका बनाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसमें मेन फोकस हमारा कार्यपालिका पर होता है, एग्जीक्यूटिव पर होता है। ठीक, तो विधायिका कानूनों को बना रही है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू कर रही है और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या कर रही है। ये 3 राज्य के स्तंभ, 3 पिलर्स माने जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो किस तरीके से यहाँ पे मतलब उन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो हमारा एडवोकेट एक्ट है 1961, है ना, अधिवक्ता अधिनियम है। उसमें जो बार काउंसिल का कॉन्सेप्ट दिया गया है, बार काउंसिल यहाँ पे वो बॉडी है जो एडवोकेट एक्ट में दिए गए प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराएगी। तो मान लो जैसे विधायिका ने कोई लॉ बना दिया, कोई भी लॉ पास कर दिया, लेजिस्लेचर के द्वारा ही लॉ बनाया जाता है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो एक अथॉरिटी का प्रोविज़न होना चाहिए ना, उस लॉ में दिया जाता है। कोई भी लॉ आप उठा लो, उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी अथॉरिटी दी जाती है जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया एडवोकेट एक्ट का। अब एडवोकेट एक्ट के जितने भी प्रोविज़न हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? उनको इम्प्लीमेंट कराएगी हमारी बार काउंसिल। तो इस तरीके से, तो वो बार काउंसिल किस चीज़ के अंदर आ गई? वो हमारी एग्जीक्यूटिव के अंदर आ गई, है ना। तो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करा सकता है वो। तो जो भी लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ने, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी उस लॉ में ही कोई गवर्नमेंटल बॉडी देकर उसका प्रोविज़न करके दिया जाता है, जो उस लॉ के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करा सके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जब भी बात होती है ना, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की बात होती है, ना कि लेजिस्लेचर या ना कि जुडिशरी की बात होती है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करते हैं हम अपनी कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। ओके, अब आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमने ये तो समझ लिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम बेसिकली किस चीज़ की बात करते हैं, बट अब हम बात करेंगे इसके मीनिंग की, जो सीधा सीधा आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मीनिंग क्या होता है। देखो, मीनिंग को समझने से पहले ये समझो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जो प्रशासनिक विधि है, वो एक तरीके का अनकोडिफाइड लॉ है, मतलब असंहिताबद्ध कानून है। ये कोई कोडिफिकेशन में नहीं है, जैसे कि आपका बीएनएस है, उन सब में सेक्शंस दिए हुए हैं, या आपका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए गए हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ऐसा नहीं है। ये एक अनकोडिफाइड लॉ है। साथ ही ये सीधा आपका कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। किससे कनेक्टेड है? आपके संविधान से। इसके अलावा ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को गवर्न करता है, यानी जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या प्रशासनिक विधि के अंदर आते हैं। ठीक, दो तरह के देखो लॉज होते हैं, एक होता है हमारा प्राइवेट लॉ, एक होता है हमारा पब्लिक लॉ। जो प्राइवेट लॉ होता है वो दो इंडिविजुअल के बीच होने वाले रिलेशनशिप से डील करता है। दो लोग हैं, उनके बीच क्या रिलेशनशिप होगी उससे डील करता है, तो वो हो गया प्राइवेट लॉ। बट पब्लिक लॉ जो होता है वो अलग होता है। ठीक, पब्लिक लॉ क्या करता है, इसमें एक इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के साथ उस इंडिविजुअल का क्या रिलेशन है वो चीज़ उसमें डील होती है हमारी पब्लिक लॉ में। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो पब्लिक लॉ की ही एक ब्रांच है, या पब्लिक लॉ के अंदर ही आता है। इसको आप पब्लिक लॉ कह सकते हो, लोक विधि कह सकते हो। ठीक, साथ ही जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बनाई गई हैं या जो भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो लॉ को इन्फोर्स करवाएगी, वो सारी चीज़ें जो है ना हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर पढ़ते हैं। तो आई होप इसका मीनिंग देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो हमारी पब्लिक लॉ की ब्रांच है, और जो हमारे प्रशासनिक कार्य हैं उनका संचालन किस तरीके से होगा, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आएंगी, जो भी हमारी जिनको हम अर्धन्यायिक अथॉरिटीज़ बोलते हैं, अर्धन्यायिक प्राधिकरण भी बोल सकते हैं, या प्राधिकारी होते हैं, वो सब उनकी क्या पावर्स वगैरह होगी वो सब हम इसके अंदर देखते हैं। प्रशासनिक संस्थाएं यानी कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनकी संरचना कैसे होगी, साथ ही उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या उनकी पावर्स होती है, वो सब चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर डील करते हैं और वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी इसकी परिभाषा की। जैसे हमने मीनिंग जान लिया, हमने सिंपल तरीके से ये समझा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस चीज़ से डील करता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन ली है आइवर जेनिंग्स की। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक कानून प्रशासन से संबंधित कानून है। यह प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन, उनकी शक्ति, उनके कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यानी जेनिंग्स ये कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड एक लॉ है, जो पूरे के पूरे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, और उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में या उस एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनके संगठन, उनकी पावर, उनकी ड्यूटीज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपली तरीके से इन्होंने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया है। इसके अलावा डेविस जो है उन्होंने भी यहाँ पे देखो डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक विधि का संबंध प्रशासनिक अधिकरण की शक्तियाँ और प्रक्रियाओं से है, जिसमें विशेषकर प्रशासनिक कार्य के न्यायिक पुनर्विलोकन को विनियमित करने वाली विधि सम्मिलित है। यानी इनके हिसाब से कि प्रशासनिक विधि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसका रिलेशन किससे है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है, और ये जो अधिकरण हैं इनकी पावर्स, इनके जो प्रोसीजर्स हैं उनसे रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ऐसा कहना है डेविस का, जिसमें खास तौर पर प्रशासनिक कार्य के न्यायिक पुनर्विलोकन को रेगुलेट करने वाला लॉ शामिल है। तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी है। इसके अलावा एक डेफिनेशन हम ऑस्टिन की भी ले सकते हैं, जिन्होंने कहा है कि प्रशासनिक कानून को ऐसे कानून के रूप में उन्होंने वर्णित किया है जो उन लक्ष्यों और तरीकों को रेखांकित करता है, मतलब उन लक्ष्यों और उन तरीकों की तरफ इशारा करता है जिसके माध्यम से सॉवरेन पावर का प्रयोग किया जाना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग शक्ति का जो प्रयोग है वो सीधे सम्राट के द्वारा किया जा सकता है, या दूसरे तरीके से जो अधीनस्थ राजनीतिक वरिष्ठ होते हैं जिन्हें इस शक्ति के कुछ हिस्से सौंपे जाते हैं वो उस पावर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 डेफिनेशन हमने देखी, और आप चाहें तो इसको एग्जाम में लिख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये। क्योंकि देखो जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर होता है तो उसमें कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, आपसे मीनिंग पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो प्रशासनिक कानून यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक वो कानून है जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों,
अधिकारियों के अधिकारों, उनके कर्तव्य, उनके दायित्वों को कंट्रोल करता है। उनकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उनके राइट्स हैं ऑफिसर्स के। और ये कानून क्या करता है, जो सरकारी एजेंसीज़ होती हैं, जो विभाग होते हैं, अधिकारियों को जो भी शक्तियाँ प्रदान करता है और उनके कार्यों की सीमाएं निर्धारित करता है। मतलब एक तरीके से उनकी लिमिटेशन जो है वो फिक्स कर देता है, ताकि वे कानून के अकॉर्डिंग और संविधान के अकॉर्डिंग अपने काम को कर सकें। तो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्कोप की, यानी प्रशासनिक विधि का क्षेत्र। तो देखो, हमने इसका मीनिंग समझा, डेफिनेशन समझी। अब बात करेंगे इसके स्कोप की, यानी प्रशासनिक विधि का क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रशासनिक विधि के क्षेत्र में प्रशासन की शक्तियाँ। तो अगर हम प्रशासनिक विधि के स्कोप की बात करें तो इसमें बेसिकली देखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है उसकी क्या पावर्स हैं। तो प्रशासन की शक्तियों पर यहाँ पे फोकस किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज या जो भी मेथड्स होते हैं, उनके क्या प्रोसीजर्स होते हैं। वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, वो जो प्रशासनिक संस्थाएँ होती हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, ये सब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं। साथ ही हम प्रशासनिक शक्तियों की सीमाएं क्या हैं, मतलब उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपनी पावर्स को यूज़ करेगा तो उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या प्रशासनिक शक्तियों की सीमाएं हैं। इसके बाद प्रशासन के अंदर की सीमाओं के अंदर रखी जाने वाली रीतियाँ, यानी यहाँ पे हम वो सब चीज़ें भी पढ़ते हैं, वो सारी रीतियाँ पढ़ते हैं जिसमें प्रशासन को उन सीमाओं के अंदर रखा जाता है। वो लिमिटेशंस क्या होंगी जिसमें प्रशासन उस लिमिटेशन के अंदर रहकर अपनी पावर्स का यूज़ करता है। फोर्थ आता है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली यहाँ पे प्रक्रियाएँ, यानी इसमें सभी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा जो भी चीज़ें, जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, तो अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं हमें कहाँ मिलेंगी, हमें मिलेंगी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। इसके बाद आता है प्रशासनिक कार्य से पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध उपचार। अब इसका मतलब क्या है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अगर किसी पर्सन के राइट्स का हनन होता है, किसी कोई व्यक्ति है उसके किसी अधिकार का उल्लंघन हो गया या वायलेशन हो गया, तो उसे रेमेडीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। इस पॉइंट का मतलब ये है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स या एजेंसीज अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करती हैं तो इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ही देखते हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर, कि प्रशासन की शक्तियाँ क्या हैं, उन शक्तियों की सीमाएं क्या हैं, उन शक्तियों के अंदर, उन सीमाओं के अंदर उनको रखे जाने के लिए क्या रीतियाँ हैं, और साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स हैं या कोई भी अथॉरिटी है, वो सब क्या प्रोसीजर फॉलो करती हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई भी राइट्स का वायलेशन हो गया किसी व्यक्ति के, तो उसको क्या रेमेडी प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। वो सारी चीज़ें भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, तो वो सब चीज़ें। अब बात करते हैं इसके नेचर की। जैसे हमने यहाँ पे स्कोप समझ लिया कि इसका स्कोप जो है यहाँ पे हमने 5 चीज़ों के अंदर समझा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके नेचर की। तो प्रशासनिक विधि की प्रकृति कैसी है, किस नेचर का है ये लॉ। तो सबसे पहले अगर हम इसके नेचर की बात करें तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे लोक विधि की। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लॉज होते हैं, जो कानून होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइवेट लॉ, एक होता है पब्लिक लॉ। जो प्राइवेट लॉ होता है वो 2 इंडिविजुअल के बीच होने वाले रिलेशनशिप को गवर्न करता है, उससे डील करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें 2 लोगों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 इंडिविजुअल्स के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे डील करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें 2 इंडिविजुअल्स की ही बात होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो ये कोई प्राइवेट लॉ नहीं है जो 2 इंडिविजुअल्स की बात करता हो, बल्कि ये एक पब्लिक लॉ है जो एक इंडिविजुअल का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उस रिलेशनशिप से डील करता है। ठीक है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट और इंडिविजुअल की बात हो रही है, यहाँ पे 2 इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो एक पब्लिक लॉ की ब्रांच है। साथ ही दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने समझी थी वो ये थी कि ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, ये एक असंहिताबद्ध कानून है, इसमें सेक्शंस या आर्टिकल्स नहीं दिए गए हैं, और ये आपका सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, सीधा सीधा आपका संविधान से कनेक्टेड है। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो इसका सेकंड पॉइंट ये है कि ये प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण रखता है।
ठीक, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अगर किसी पर्सन के राइट्स का उल्लंघन हो जाए, किसी के अधिकारों का हनन हो जाए, तो रेमेडीज़ भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अगर ऑफिसर है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, कोई ऑर्गन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके ऊपर किस तरीके से कंट्रोल करना है, किन सीमाओं के अंदर रहकर उन्हें अपना काम करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर ही आती हैं। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव, जितनी भी हमारी बॉडीज़ होती हैं, जो भी प्रशासनिक निकाय होते हैं, उनकी नियम निर्माण शक्ति, वो किस तरीके से रूल्स बनाएंगे, किस तरीके से रेगुलेशंस बनाएंगे, उनकी क्या पावर्स हैं उन रेगुलेशंस को बनाने की, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ होती हैं उनके जो भी क्वासी जुडिशियल जो एक्ट्स होते हैं, जो अर्ध न्यायिक कार्य होते हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनकी निगरानी से संबंधित लॉ भी इसको माना जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के संगठन, उनकी शक्ति संरचना को भी ये लॉ यहाँ पे रेगुलेट करता है, उसको निर्धारित करता है। तो बेसिकली यहाँ पे सीधा सीधा जो संबंध है हमारे प्रशासनिक कानून का, पूरा का पूरा आपके प्रशासन से ये डील करने वाला कानून है। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एलएलबी में, इसीलिए आज की वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश की है। इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। तो आई होप आज की वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, और ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।